हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना 6 चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने बात की थी जो भी लचीली हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट, क्या बोलते हैं उसको, लचीली विनिमय दर, उस प्रणाली में कौन कौन से कारक होते हैं जिनकी वजह से सप्लाई और डिमांड पे फर्क पड़ रहा होता है, और वो सारी 4 बातें कर ली थी। और उसमें लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, ठीक है, दीर्घकाल क्या होता है, 2 महीने को दीर्घकाल बोलते हैं या 2 साल को बोलते हैं, ठीक। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग कई बार ये वाली बात कर चुके हैं, खास तौर से जब भी हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था वहां पर भी हम लोग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करते थे। तो हमारा उसमें मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब तक वो बदलेंगी नहीं तब तक हम उसको दीर्घकाल नहीं कहेंगे, ठीक। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग उत्पादन जब पढ़ रहे थे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो हम लोगों ने ये बात की थी कि दीर्घकाल में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सारे को बदला जा सकता है। जब तक कोई भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है जिसको आप नहीं बदल सकते तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये दीर्घकाल नहीं हुआ, ठीक। तो अल्पकाल वो टाइम पीरियड है जहां पर मान लीजिए कई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। आप कैपिटल बदल पा रहे हो, आप लेबर बदल पा रहे हो, लेकिन लैंड नहीं बदल पा रहे हो, तो हम बोलेंगे कि ये दीर्घकाल नहीं हुआ, है ना। तो यहां पर कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। कोई टाइम पीरियड नहीं है, मतलब फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि 3 साल को हम दीर्घकाल बोलेंगे या 4 साल को बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करते हैं। अब यहां पे समझने की एक और जरूरत है। क्या समझने की बात है कि कई बार इकोनॉमिक्स में देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ था कि एक लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के इकोनॉमिस्ट थे जिनकी वजह से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक तरह से उद्भव हुआ। और प्रादुर्भाव क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी उस हिसाब से बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, वो हो नहीं रही हैं। और लॉन्ग रन में ऐसा हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र बताती है। तो लॉन्ग रन क्या होता है? कई बार आपको इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन में चीजें जैसी होंगी वो बताना आसान हो जाता है, जबकि ऐसे सोचिए तो बहुत कठिन है। अरे भाई, अगले कल क्या होगा आप बता सकते हो, 2 साल बाद आप क्या कर रहे हो बताना बहुत कठिन है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो हमारे assumptions हैं, जिस तरह से हम इकोनॉमिक्स को अप्रोच कर रहे होते हैं, कई बार लॉन्ग रन में चीजें बताना बहुत आसान हो जाता है। वैसा ही इस केस में भी है कि लॉन्ग रन में 2 देशों के बीच में जो भी आपकी विनिमय दर है वो कैसी होगी, क्या होगी, किन कारणों पर निर्भर करेगी, ये बताना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा तो उसी को हम लोग देखते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लॉन्ग रन में यहाँ पर आसानी इसलिए हो जाती है, हम ये मानते हैं कि भाई लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में कुल मिलाकर के बात है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगी कि अलग अलग देशों में कई सारी वस्तुएं हैं जो एक जैसी हैं। शर्ट है, सोना है, जहाज है, कुछ भी हो सकता है। अब वही मान लीजिए जहाज यहां पर है, ठीक, मैं बना नहीं पाता, अच्छा ठीक है, मान लीजिए ये जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज है, ठीक, एयरप्लेन है। अब इस एयरप्लेन की वैल्यू भारत में कितनी है और अमेरिका में कितनी है? अब भारत में मान लीजिए ये जहाज है आपका 300 करोड़ रुपए का, मान लेते हैं, ठीक। और अमेरिका में कितने का है? अमेरिका में हम मान लेते हैं 60 मिलियन डॉलर्स का है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? 60 मिलियन डॉलर्स का मतलब हुआ 6 करोड़ डॉलर। कितना हुआ? 6 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 60 में कितने हो जाएंगे? 6 करोड़ डॉलर्स हो जाएंगे। अब 6 करोड़ डॉलर का अगर है अमेरिका में और भारत में है 300 करोड़ का, तो कुल मिलाकर के बात क्या हो जाएगी कि 6 करोड़ डॉलर में खरीद लो, चाहे आप 300 करोड़ रुपए में खरीद लो, एक ही बात होनी चाहिए ना। क्योंकि इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा कोई अमाउंट लगा रहा है, तो ये सोचेगा कि अगर मुझे अमेरिका में सस्ता मिलेगा तो मैं अमेरिका से खरीद लूंगा। अब मान लीजिए 6 करोड़ के हिसाब से 51 रुपए अगर चल रहा हो, क्या 51 रुपए में आप $1 खरीद पाते हो? कितने में? 51 रुपए में आप $1 खरीद पाते हो। मान लीजिए ये आपका विनिमय दर है, ठीक। तो इस हिसाब से अमेरिका में अगर कोई खरीदेगा तो उसको कितने का पड़ रहा होगा भारतीय रुपयों के हिसाब से? 51 में आप 6 का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 306 करोड़ रुपए। ऐसे में कोई अमेरिकन ये सोचेगा कि यार 306 करोड़ रुपए में मैं खरीद रहा हूं, भारत में खरीदूंगा तो 300 करोड़ में ही खरीद सकता हूं, तो मैं भारत में ही क्यों ना खरीद लूं। और भारत से अमेरिका को में ले जाने का खर्चा भी मान लेते हैं 50 लाख रुपए, ठीक है।
उसका फ्यूल वगैरह लगेगा, एक बार की जो फ्लाइट है मान लीजिए 50 लाख रुपए खर्च भी हो गया, फिर भी उसको 5.5 करोड़ रुपए की बचत हो रही है ना, तो अमेरिकन बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हटा दो। क्या मैंने बोला, जो भी परिवहन में होने वाला व्यय है उसको छोड़ करके बाकी तो कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए एक्सचेंज रेट में। अगर होगा तो अमेरिकन क्या करेंगे, यहां से खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति में समानता होनी चाहिए।